हाँ, सेकेंड ईयर वाले के लिए ये है। और कल तक हमने पढ़ा था सांप के बारे में, और आज हमको जानना है कुत्ता। आज मेरा कुत्ता से स्टार्ट करेंगे। और आज का जो लाइव क्लास नहीं हो पाई है क्योंकि नेट का प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, रिकॉर्डिंग क्लास है, रिकॉर्डिंग ही सुनते हैं आज। कुत्ता जो बात करें, कुत्ता जो होता है, कुत्ता में कुत्ता का अपना गली होता है और हर एक गली में उसका राज होता है। और वह दूसरे दूसरे गली से आए हुए कुत्तों को देखना नहीं चाहता है। कुत्ता से कुत्ता की नहीं बनती है। वो जानता कैसे है कि हमारे मोहल्ला में कोई और कुत्ता आया था। उसके मल मूत्र से जान जाता है कि इस इलाका में कोई बाहर का कुत्ता आया था। यानी अपने इलाका के कुत्ता को सब पहचानता है। कुत्ता का क्या होता है? कुत्ता का एक अपना इलाका होता है। बात बात करेंगे केंचुआ की। केंचुए ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देती है। ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाती है। इसलिए क्या होता है, ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। केंचुआ जो होता है किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, उपयोगी होता है। केंचुए जो होता है मित्र पत्तियों, मरे हुए पत्तियों और पौधों को खाते हैं। और इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ये जो लैटिंग करता है, जिनका जो मल होता है उस वो बहुत उर्वरक देता है खेतों में। तो केचुओं से क्या है कि बहुत फ़ायदा होता है किसानों को। केचुओं को किसानों का मित्र भी माना जाता है, यानी केचुओं को भी किसानों का मित्र माना जाता है। अब तो केचुआ कम हो गए हैं खेत में, क्योंकि अब इतना कीटनाशक दवा छिड़काव होता है आजकल कि केचुआ नहीं बच पाते हैं। फिर भी अगर जहाँ भी केचुआ ज़्यादा होगा वहाँ का मिट्टी में पैदावार ज़्यादा होगा। केचुए ज़रूरी है, बहुत जगह केचुआ पाला भी जाता है अलग अलग। बात करते हैं चींटी की। चींटी की ये सारे जो है एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी से हम लोग ये सारे टॉपिक उठाए हैं। चिटिया के बारे में जानना है, चिटिया क्या काम करती है। चिटिया मिलजुल कर रहती है और चींटियों को काम बांटा होता है। यानी चिटुआ जो होता है, चींटी जो होता है, हमेशा मिलजुल कर रहता है और सबका काम बांटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है और सिपाही चींटी चिटिया जो होता है बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटियाँ जो होता है भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। अर्थात जो चींटी एक झुंड में रहते हैं, सब साथ रहते हैं, लेकिन सबका काम बटा होता है। रानी चींटी क्या करता है, अंडा देता है। और सिपाही चींटी जो होता है उसका बिल का रखवारी करता है या उसका ध्यान रखता है। और कुछ कुछ चींटिया को क्या होता है ना, काम दिया जाता है भोजन ढूंढने का। यानी भोजन ढूंढने का काम कौन करते हैं? कुछ चींटिया करते हैं। ठीक है। चींटिया चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है। चींटिया क्या करते हैं, चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटिया को रास्ता मिल जाता है। यानी पीछे से जो चींटी आ रही होती है उसको सूंघ कर वो उसी लाइन से आते हैं। आप अक्सर देखे होंगे चिट्टी को एक लाइन से चलते हुए। अर्थात एकदम लाइन से चलेगा, जैसे जैसे आगे वाला चींटी चलेगा वैसे वैसे पीछे वाला चींटी भी चलेगा। तो क्या होता है ना, चिट्टी एक आगे वाला चिट्टी जो होता है ना, गंध छोड़ता रहता है पीछे वाले चिट्टी के लिए। इसीलिए उसके पीछे पीछे सूंघ सूंघ कर उसके पीछे पीछे आते हैं और एक सीधा में चलते हैं। ठीक है। दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। दीमक की बात करें, जो अभी आप कभी देखे होंगे लकड़ी वगैरह में दीमक लगता है, वो भी समूह में रहते हैं। और ततैये भी एक प्रकार का कीट ही है। वो भी समूह में रहते हैं और समूह में ही काम करते हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया चींटी के बारे में। मगरमच्छ की बात किया जाए तो मगरमच्छ हमारे शरीर की गंध, खास करके पैर के तलवा जो होता है ना, उसका गंध सुनकर हमको ढूंढ लेता है। और शरीर शरीर के गर्मियों को ढूंढ के भी हमारा ढूंढ लेता है। शरीर के गर्मी से भी हमको ढूंढ लेता है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, तो मच्छर हमारे शरीर की गंध, खास करके पैरों की तलवा का गंध सूंघता है। और दूसरा बात, शरीर की गर्मी से जान जाता है कि आदमी कहाँ है, आपको काटने लगेगा। आप आप मच्छर से बचने के लिए कितना भी रजाई वजाई ओढ़ लीजिए, वो कोनों में घुस जाएगा। नहीं तो ये कैसे जान पाता है? वो शरीर के गर्मी से। मच्छर जो होता है पानी में अंडा देता है, यानी अपना अंडा जो होता है पानी में देता है। इसलिए टीवी पर प्रचार देखते होइएगा कि अपने आसपास फ्रिज में, कूलर में इस समय पानी जमा नहीं होने दे, नहीं तो मच्छर पैदा होते हैं, ज़्यादा मच्छर वहीं पैदा होते हैं। तो मच्छर से होने वाली बीमारी की बात किया जाए तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। याद रखेंगे, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारी जो होता है मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है। रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। मलेरिया के मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? रुके हुए पानी में पैदा होते हैं या इकट्ठा हुए पानी में। ठीक है। इसलिए मच्छरों को प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित रहता है। अगर आपके आसपास में पानी की जमावड़ा है तो उसमें तेल डाल दीजिए। तेल डालने से क्या होता है,
पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है। यानी ऑक्सीजन मिलवे नहीं करेगा तो मच्छर का बच्चा जन्म कैसे लेगा? इसलिए आप क्या करिए, उसमें तेल डाल दीजिए ताकि उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाए और मच्छर का लार्वा जो होता है, या जो अंडा देने वाला जो लार्वा जिसको बोलते हैं, वो मर जाता है। तो मच्छर को मारने का उपाय हम लोगों ने जाना, मच्छर हमको काटता है, हमको पहचानता कैसे है ये जाना, मच्छर से होने वाले क्या क्या बीमारी है हमने ये जाना। तो आज हमारी ये मच्छर को लेकर भी बात खत्म हो गई। मच्छर जो होता है हमारे पैरों की एड़ी जो होता है ना, एड़ी का गंध से जान पाता है कि यहाँ कोई आदमी है। ठीक है। अब बात करेंगे रेशम के कीड़ा की। तो रेशम का कीड़ा जो होता है, ये भी बहुत संवेदनशील कीड़ा होता है। ये अपनी मादा मादा को बहुत किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है, अर्थात 2 किलोमीटर दूर ही इसका मादा रहेगा तो समझ जाएगा कि मेरा मादा फलना जगह है। यानी अपनी मादा कीड़ा को 2 किलोमीटर दूर से ही पहचान नहीं लेती है। ठीक है। रेशम का कीड़ा जो होता है शहतूत के पेड़ पर होता है। रेशम का कीड़ा कहाँ होता है? शहतूत के पेड़ पर होता है, या शहतूत के पत्ता खा के जीवित रहता है। अगर कहीं भी पाला जाता है तो उसका शहतूत का पत्ता ही खिलाया जाता है। अगर प्राकृतिक रूप से रेशम है तो शहतूत के पेड़ पर होगा। तो ये हमारी बात हो गई रेशम को लेकर। रेशम की बात करें तो ये रेशम की बात है। उसके बाद चूहा की बात करते हैं। चूहा जो होता है, चूहा क्या करता है, देखने में उसका क्षमता कम होती है। चूहों की देखने की क्षमता जो होती है कम होती है, लेकिन इसको सूंघने की क्षमता ज़्यादा होता है। तो चूहा देखता कम है लेकिन सूंघता ज़्यादा है, यानी सूंघने की क्षमता इसका ज़्यादा होता है। ठीक है। उसको छूने की ज़्यादा होता है, टेस्ट करने की क्षमता अधिक होता है। तो चूहा को क्या होता है, छूने की क्षमता, टेस्ट करने की क्षमता, सूंघने की क्षमता कम होती है, ज़्यादा होता है, और देखने की क्षमता कम होती है। ये तो हो गई हमारी चूहा की बात। तो चूहा की बात करें, समझ में आ गया। अब बात कर रहे हो पक्षी की। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर भी अलग जगह चले जाते हैं। ठीक है। वो अलग अलग जगह चले जाते हैं, कोई अलग पेड़ पर, कोई अलग जमीन पे, कहीं कहीं चले जाते हैं। तो पक्षी जो होता है घोंसला कैसे बनाते हैं? केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं। और जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला घोंसला छोड़कर चले जाते हैं, फिर अपना अलग घोंसला बनाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ज़्यादातर पक्षियाँ होते हैं उनकी आंखें जो होते हैं सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेता है। यानी जब दो आँख दो साइड से होता है तो एक ही बार में दो चीज़ देख लेता है। हम इंसान क्या करते हैं ना, एक बार में कोई एक ही बात को देख पाते हैं। अगर आपके सामने दो किताब रख दिया जाए तो आप एक एक बार में एक ही किताब को देख पाइएगा, दोनों किताब एक साथ नहीं पढ़ पाइएगा, चाहे आप कितना भी कोशिश करके देख लीजिएगा एक बार। नहीं। तो हमारा दो आँख है लेकिन काम एक ही करता है, लेकिन पक्षी के दो आँख है, दो काम करता है। तो ये दोनों चीज़ पर अलग अलग देख लेते हैं। और जब पक्षी सामने देख रहा होता है तब क्या कर रहा होता है, वो दोनों आँख से एक ही चीज़ को देख रहा होता है। अगर सामने नहीं देख रहा है तो समझिए कि दो अलग अलग चीज़ को देख रहा है। नहीं, अगर सामने देख रहा है तो दोनों आँख एक ही चीज़ को देख रहा है। ठीक है। चलिए, पता है पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनके आंखें देखने का दायरा बढ़ जाता है। जब दो को अलग अलग चीज़ों पर वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा जो होता है बड़ा हो जाता है या बढ़ जाता है। जब और ये जब बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ों को देखती है। ये तो हम लोग अभी जाने। चलिए, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली नहीं घूमती है। पुतली का मतलब होता है जब हम लोग आंख ऐसे से घुमाते हैं ना, पुतली गोलका वाला, तो पुतली उसको बोलते हैं। तो ज़्यादातर पक्षी जो होता है ना उसका पुतली नहीं घूमता है। तो हम लोग तंगा इधर उधर देखने के लिए मेरा शरीर वहीं रहता है, हम लोग आँख को घुमा के देख लेते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन बहुत सारे पक्षी का तो पुतली घूमता ही नहीं है। तो वो इधर उधर घूमने के लिए क्या करता है, वो अपना गर्दन घुमाता है। ठीक है। उसका आँख तो घूमता नहीं है, इसलिए गर्दन घुमाता है। तो पक्षी को देखिएगा ज़्यादातर वो गर्दन घुमाता रहेगा, मतलब कहीं बैठा रहेगा तो गर्दन ही घुमा के इधर उधर देखता है। अर्थात उसका जो आँख नहीं घूमता है इसलिए वो गर्दन घुमाता है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। तो पक्षी का पंख किसके लिए होते हैं? उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। इनके पंख जो होते हैं समय समय पर झड़ते भी रहते हैं और नए पंख आते भी रहते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं
कुछ पक्षी जो होते हैं खतरों की अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। यानी जब उसके ऊपर खतरा आता है, कोई शिकारी आता है, कोई बहेलिया आता है, तो वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं पक्षी। अब अलग अलग तरह की आवाज़ में भी उनका एक अलग अलग फार्मूला सेट होता है। अर्थात जो उड़कर आने वाला दुश्मन है, अर्थात कोई बड़ा पक्षी या चील वगैरह अटैक कर रहा है या कुछ भी ऐसा बड़ा चीज़ अटैक कर रहा है, उस समय पक्षी का आवाज़ अलग होता है। अगर धरती पर चल के कोई दुश्मन आ रहा है, नहीं, तो उसका आवाज़ अलग निकालता है। अर्थात उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज़ और ज़मीन से चल के आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरह की आवाज़ निकालता है। ये हमारे पक्षियों का खासियत है। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। अब आपको कल बताए थे कि जिसका भी कान नहीं दिखाई देगा वो अंडा देगा। तो पक्षी क्या करता है? अंडा देता है। देखते हैं सांप क्या करता है? सांप भी अंडा देती है। क्यों? क्योंकि उसका कान बाहर नहीं होता है। पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंख से ढके होते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है। यानी पक्षी के बाहर ही कान तो नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर एक छेद होता है और उसी छेद से जो पंख से ढका होता है और इसी छेद से पक्षी सुन पाते हैं। तो ये हमारे पक्षियों की कुछ विशेषता हो गई। अब हमारे एनसीईआरटी में अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और एनसीईआरटी में जिन जिन पक्षियों की चर्चा किया गया है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला चर्चा किया गया हुआ है बसंत गौरी का। बसंत गौरी जो होता है यह गर्मियों में टुक 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 करती है, टुक टुक आवाज़ मारती रहती हैं और पेड़ के तनों में गहरा छेद बना देती है। तना में छेद बना के और उसी में रहती है और उसी में अंडा देती है। अर्थात ये घोंसला जो होता है अपना पेड़ को छेद करके ही बना देती है। इसको बोलते हैं बसंत गौरी। अगला है शकरखोरा। शकरखोरा जो होता है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। यानी शकरखोरा जो होता है किसी पेड़ या अपने झाड़ी पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में इसके घोंसले में बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े और बहुत सारे खर जो बड़े बड़े खर होते हैं उस सभी को मिला मिला के ये घोंसला बनाते हैं। ये था हमारा शकरखोरा। शकरखोरा जो होता है ये लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अगला बहुत ही इमेजिंग चिड़िया है, अमेजिंग है, टार्जिन चिड़िया। टार्जिन चिड़िया जो होता है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीता है। यानी जब जो चिड़िया रहती है उसमें पत्तों को सी लेता है और उसी को थैली जैसा बना लेती है। थैली जैसा बना लेने के बाद और उसी में अंडा देती है। तो दार्जिन चिड़िया जो होता है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उनमें अंडा देती है। ये हो गया दार्जिन चिड़िया की बात। तो दार्जिन चिड़िया समझ में आ गया। बसंत गौरी, शकरखेरा, दार्जिन चिड़िया, ये चिड़िया हो गई। ठीक है, तो अगला चिड़िया हमारा है चील, बाज और गीद। इसका आप लोग नाम सुने होइएगा। चील, बाज और गीद जो होता है ना हमसे 4 गुना दूर से ही हमको देख पाता है। यानी हम जितना नहीं देख सकते हैं उससे 4 गुना दूर ही ये हमको देख लेता है कि फलाना जगह है। तब नहीं, ये बहुत ऊंचाई पर उड़ता है और नीचे कोई मरा जानवर मिल जाता है तो उसको देख के वो खाने आ जाता है। अगर ऊंचाई पर उड़ेगा तो उसको बुझाएगा, किसी को, हम इंसान को बुझाएगा कि नीचे कुछ मरा हुआ पड़ा हुआ है कि क्या है, नहीं बुझाएगा। लेकिन ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देखता है। इसी वजह से ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हुए भी नीचे की चीज़ों को स्पष्ट देख लेता है कि यहाँ कोई जानवर मरा हुआ है या कुछ खाने का है या कोई शिकार है। तो चील, बाज, गिद्ध जो होता है हमसे 4 गुना अधिक दूर से ही देख लेता है। चील की पूंछ खोंचे वाली होती है। देखिए बीच में जो है चील है उसका पूंछ जो है खोंचे वाली होती है। गिद्ध जो होता है मरे हुए जानवरों को खाता है। यानी जितने भी जानवर मर जाते हैं उसको खाने के लिए गिद्ध होता है। नहीं तो नहीं कहता है कि गिद्ध लेखा सब खा गया। गिद्ध का मतलब होता है चारों बगल से लपट जाना, मरे हुए जानवर को खा जाना। तो गिद्ध जो होता है मरे हुए जानवरों को खा जाती है, साफ करती है। हमारे इन्वायरमेंट के लिए गिद्ध भी अच्छा चीज़ है कि मरे हुए जानवर को जो मर जाता है, जो प्रदूषण फैलाता है, गंदगी फैलाता है, वैसे जानवर जो है खा के समाप्त कर देता है ताकि गंदगी फैलने से बच जाता है।
तो गिद्ध भी ज़रूरी है। तो हमको मालूम है ना कि जितने भी चिड़ियाएँ हैं सब हमारे लिए ज़रूरी है। इस सब का विनाश होगा तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। चिड़िया का भी अस्तित्व रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चिड़िया नहीं रहेगा तो आप बताइए, चिड़िया नहीं रहेगा तो उसका कीड़ा मकोड़ा कौन खाएगा? कीड़ा मकोड़ा कोई खाएगा? कीड़ा मकोड़ा नहीं कोई खाएगा तो हमारे खेत में कीड़ा मकोड़ा आ जाएंगे। हमारे हमारे सभी फसलों को कीड़ा मकोड़ा बर्बाद कर रहे हैं आज के दिन में। हमको क्या करना पड़ता है? हमको करना होता है क्या करना होता है हमको? उसके लिए कीटनाशक दवा छींटना होता है, महंगा महंगा दवाई छींटना होता है। तो हम लोग जितने भी समस्याएं खड़ा कर रहे हैं उसका जिम्मेवार हम खुद स्वयं हैं। तो हम लोग पहले चिड़िया का शिकार कर लेते हैं। तो चिड़िया शिकार करते हैं तो चिड़िया की संख्या घट रही है, कम हो रही है। तो चिड़िया खत्म हो जाएगी तो कीट पतंग तो बहुत हो जाएगा ना। बहुत दिन बराबर आप सुनते रहते हैं कि पंजाब तरफ में कीटों का हमला होता है। कीट से बचने के लिए बहुत छिड़काव दिल्ली वगैरह में बहुत होता है। नहीं तो इतना कीट कैसे आ गया? क्योंकि उसको भक्षण करने वाला कोई नहीं है, खाने वाला कोई नहीं है। तो चिड़िया का होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो गिद्ध का भी ज़रूरी है। आजकल गिद्ध और चील भी बहुत कम हो गए हैं, जैसा कि आप महसूस करते होइएगा। नहीं पहले ज़्यादा होते थे, अब कम हो गए। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, इकोलॉजी बीट के लिए ये सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ये सब होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जानते हैं ना? इकोसिस्टम का मतलब होता है हम जो रह रहे हैं उसमें हर एक प्रकार के लोग हैं, हर एक लोगों हर एक चीज़ के लिए बना हुआ है। उसमें से कोई भी चीज़ खत्म हो जाएगा ना तो अगला को आपूर्ति नहीं होगा तो दिक्कत होगा, या तो हम पे आक्रमण कर देगा। नहीं जैसे में बाघ को, चीता को जंगल में क्यों पाला जाता है? सरकार उसको क्यों मतलब खोर के रखे हैं? अगर बाघ खत्म हो जाएगा, दूसरा जानवर खाली रहेगा तो क्या होगा? बाघ बाघ खत्म हो जाएगा और हरा भरा जितना भी जंगल रहेगा सब चढ़ जाएगा, हिरन वगैरह। उसको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। इसलिए सिस्टम को बनाए रखने के लिए सभी लोगों का होना जरूरी है, सभी प्रकार के जानवर को होना जरूरी है। जितने जानवर हमारे 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 आसपास से विलुप्त हो रहे हैं वो हमारे लिए समस्या है। हमारे हमारे जो ये है इन्वायरमेंट है, इसके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो गिद्ध होना जरूरी है। आजकल के जो गिद्ध होता है हमको बहुत कम ही दिखाई देता है। इसलिए हमें सभी जानवरों को, जितने भी हमारे आसपास में जानवर है, जीव है, सबके लिए धरती है और सबको हमको बचा के रखना है, बना के रखना है और सबको जगह देना है। अर्थात हम मनुष्य को ये सोचना है ये धरती सिर्फ हम मनुष्यों के लिए नहीं है, जितने भी प्राणी रह रहे हैं सभी के लिए समान अधिकार है। हम ज़्यादा पावरफुल है इसका मतलब ये नहीं कि हम सबका विनाश कर दें। यही बात आपको बच्चों में डालना है, जो शुरू से बच्चों जो है अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने अपने इन्वायरमेंट के प्रति सजग हो सके। तो ये हमारा हो गया चीलबाज और गिद्ध के बारे में। अब बात करते हैं बीवर के बारे में। देखिए नर बीवर पक्षी जो होता है, बीवर पक्षी का नाम है, ठीक है। नर बीवर इसलिए लगाया गया है कि इसमें मदा पुरुष की बात हो रही है, मदा पक्षी की बात हो रही है। नर बीवर पक्षी अपने घोंसले बनाने में मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, यानी घोंसला बनाते हैं। यानी नर बीवर क्या करता है? घोंसला बनाती है और मादा बीवर क्या करता है? सभी घोंसलों को देखती है। उसमें से जो घोंसला उसको अच्छा लगता है, पसंद पड़ता है, उसी घोंसला में वो आ जाती है और उसी घोंसला में अपना अंडा देती है। ये हो गया नर बीवर पक्षी की बात। नहीं अब बात करते हैं फाख्ता की। फाख्ता जो होता है, फाख्ता चिड़िया जो होता है, ये कबूतर जैसा दिख रहा है लेकिन ये कबूतर नहीं है, ये फाख्ता चिड़िया है। ये कांटों के बीच मेहंदी की मेढ़ में अपना घोंसला बनाती है। ये कांटों में रहना पसंद करती है, इसी को बोलते हैं फाख्ता चिड़िया। बात करें उल्लू की, उल्लू जो होता है, उल्लू का जो देखने की क्षमता है रात में ज़्यादा होता है और रात में ब्लैक एंड वाइट देखता है। ठीक है, ये भी देखना है कि अधिकांश जो भी पक्षी रात में देख पाता है वो ब्लैक एंड वाइट में देख पाता है। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, यानी उल्लू जो होता है अपने गर्दन को पूरा पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, बात करें मैना की, तो मैना जो होता है अपनी गर्दन जो होता है झटके से पीछे घुमा सकती है। ये दोनों में अंतर है। उल्लू पूरा घुमा सकता है 360 डिग्री तक पीछे घुमाता है, लेकिन झटके से कौन घुमाता है? झटके से घुमाने वाला है मैना। तो अभी हमने पढ़ा मैना, उल्लू। किलचरी चिड़िया, किलचरी चिड़िया जो होता है पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है, यानी पत्थर रहेगा ना उसी के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई ये सब बिछा रहता है। ये हमारा हो गया किलचरी चिड़िया के बात।
या छोटे-छोटे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। ये किलचरी चिड़िया क्या करते हैं, छोटे-छोटे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं। तो हमारे बगल में कुछ डिस्टर्बिंग भी हो रही है साउंड की। तो आज हम किलचरी चिड़िया तक रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर हम इससे आगे ईवीएस पढ़ेंगे। ईवीएस मतलब एनवायरमेंटल साइंस, हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक सेकेंड ईयर वालों के लिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।